हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 9 साइंस का सैम्पल पेपर। ये सैम्पल पेपर सेकंड का पार्ट 2 है, जिस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से डील करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक को डील कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सैम्पल पेपर फर्स्ट और इसके अलावा मैथ्स के सैम्पल पेपर्स के वीडियोज़ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। एक्चुअल में वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करना है एंड उसमें स्क्रॉल करके नीचे जाना, बॉटम में आपको वीडियोस मिलेंगे सैम्पल पेपर्स के। अब क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिसाइकलिंग, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट्स। तो आपको रिसाइकलिंग को डिफाइन करना है और उसके बाद उसके बेनिफिट्स बताने हैं। सो रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस वेस्ट एंड कंजर्व रिसोर्सेज। यानी कि रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है न्यू प्रोडक्ट्स में, जो कि आपको वेस्ट को रिड्यूस करने के काम आता है और रिसोर्सेज को कंजर्व करने के भी काम आता है। नाउ इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इट सेव्स नेचुरल रिसोर्सेज बाय रीयूजिंग मटेरियल्स। तो मटेरियल्स को बार बार रीयूज़ करने से नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो सेव होते हैं, यहाँ पे कंजर्व होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ये पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, क्योंकि इन्वामेंटल को क्लीन करने में या क्लीन रखने में ये हेल्प करता है, क्योंकि सेम मटेरियल को जब हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस है ना कि इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन रहेगा। थर्ड पॉइंट है, सेव्स एनर्जी कंपेयर टू मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो जब हम लोग न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम होता है। अगर हम लोग जो वेस्ट मटेरियल है उन्हीं को ही यूटिलाइज़ कर रहे हैं अदर फॉर्म्स में, दैट मीन्स वो नए प्रोडक्ट्स बनाने में जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा था वो यहाँ पे बचेगा। फोर्थ पॉइंट है, रिड्यूसेस लैंडफिल वेस्ट, कीपिंग लैंड फ्री फॉर अदर यूजेस। तो जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको तो लैंड में डंप करके एक जगह छोड़ देते हैं, अब इन्हीं वेस्ट को अगर रिसाइकल करेंगे तो लैंड का उतना एरिया जो है वो वहाँ पे खाली रहेगा। तो वहाँ से जब लैंड वो खाली होगा तो उसके वजह से उसको दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लैंड को फ्री रखने के काम आता है। फिफ्थ पॉइंट है, हेल्प्स प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ बाई रिड्यूसिंग प्लास्टिक एंड हार्मफुल वेस्ट। तो जब हम लोग प्लास्टिक बैग्स को जब बार बार यूज़ कर रहे हैं, रिसाइकलिंग मतलब उन्हीं को ही फिर दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट करके फिर यूज़ कर रहे हैं। तो जब ये प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में यहाँ वहाँ पड़े नहीं रहेंगे, तो जो वाइल्ड लाइफ है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे इससे। क्योंकि वो लोग तो, अगर आप किसी पॉलीथीन में अगर वेजिटेबल पील्स को फिल करके और उसके बाद फेंक देते हो, तो वो तो उनको ओपन करके नहीं खाते हैं ना, वो तो वैसे ही कंज्यूम कर लेते हैं, जो उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल है। देन सिक्स पॉइंट, इट इज़ एन ईजी वे टू प्रोटेक्ट नेचर एंड क्रिएट सस्टेनेबल फ्यूचर। तो नेचर को प्रोटेक्ट करने का बहुत अच्छा वे है रिसाइकल करना, एंड ये सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करने में भी हेल्पफुल है। नाउ क्योंकि यहाँ पे इंटरनल क्वेश्चंस दिखेंगे, तो आपका 13th क्वेश्चन में ये इंटरनल क्वेश्चन पूछा था ऑप्शन में, मतलब फर्स्ट है, मेक टू फूड चेन्स रिलेटेड टू यू। तो आपसे रिलेटेड दो फूड चेन्स बनाने हैं, एंड ऑल्सो टेल द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। उसके बाद इन दोनों के बीच का इंटर रिलेशनशिप बताना है। तो पहले तो फूड चेन बनाते हैं, टू फूड चेन्स रिलेटेड टू मी। फर्स्ट हो गया टेरेस्ट्रियल फूड चेन, जिसको मैं लैंड बेस्ड बोल सकती हूँ। दूसरा हो गया एक्वाटिक फूड चेन, जिसको मैं वाटर बेस्ड बोल सकती हूँ। लैंड बेस्ड में प्लांट्स हैं जिनको कि गोट कंज्यूम करते हैं, एंड गोट को ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे प्लांट्स प्रोड्यूसर हो गए, गोट हर्बीवोर हो गया, और उसके बाद वो कंज्यूम हो रहे हैं ह्यूमंस के थ्रू, जो कि ओमनीवोर्स हैं। दूसरा यहाँ पे फूड चेन है एल्गी, एक्वाटिक वाले में, कि एल्गी है जिसको फीड करते हैं स्मॉल फिश, इनको फीड करते हैं बिग फिश, और फिर बिग फिश को फीड करते हैं, मतलब उनको कंज्यूम करते हैं ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे फिर से आप देखोगे तो ये प्रोड्यूसर्स हो गए प्राइमरी लेवल पे, उसके बाद में ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और ये आपका यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर, या फिर आप बोल सकते हो नेक्स्ट वाले स्टेज में, जो 4 स्टेजेस में ये वाला कंप्लीट हो गया। नाउ इस फूड चेन में एल्गी प्रोड्यूसर है, वो चीज़ हम लोग को दिख रहा है। और अब देखेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू फूड चेन्स। तो पहला चीज़ क्या है कि ह्यूमन जो है वो टॉप कंज्यूमर है दोनों ही चेन्स में, जहाँ पे आपको पता चलता है कि ह्यूमन बींग्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, चाहे आप डायरेक्टली बोल लो या इनडायरेक्टली बोल लो, लेकिन वो डिपेंडेंट है एक्वाटिक फूड सोर्सेज पे भी और लैंड के फूड सोर्सेज पे भी। सेकेंड पॉइंट है, दोनों ही फूड चेन जो है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एल्गी हो।
और एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होते जाता है इन प्रोड्यूसर्स से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में बिफोर रीचिंग ह्यूमन बींग्स। तो हम तक पहुंचने से पहले वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होते हुए आता है। तो ये दो हो गया इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दैट टू फूड चेन्स। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपसे बोल रहा है इफ़ द मास ऑफ if the mass and speed of an object of one object is twice the mass and speed of another object, then what will be the ratio of their kinetic energies। तो आपके पास में दो ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो मास है वो सेकेंड ऑब्जेक्ट के मास का जस्ट डबल है। तो आपको बताना है कि दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो है वो कितना आएगा। नाउ जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसके मास को ले लो m और स्पीड जो यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड उसको ले लो v। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका तो सेकंड ऑब्जेक्ट से जस्ट ट्वाइस है मास। तब उस केस में मास एंड वेलोसिटी दोनों, तो उस केस में जब सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए m और v लिए हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ट्वाइस होने की वजह से उसको ले लेंगे 2m और 2v। नाउ काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना हो फर्स्ट मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए तो हम लोग लिखे हैं E k2, ये काइनेटिक एनर्जी है सेकंड ऑब्जेक्ट का, जो कि यहाँ पे आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, जैसा कि फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर एम और वी का स्क्वायर। तो वही लिए मास और स्पीड जो हम लोग यहाँ लिए थे एम और वी उसका स्क्वायर किए। नाउ काइनेटिक एनर्जी जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का निकालना है तो फिर वही फॉर्मूला है ना हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एम का वैल्यू है 2m और वी का वैल्यू है 2v। नाउ 2m तो हम लोग 2 ले लिए और 2v के लिए उसका स्क्वायर करना है, मतलब इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 करने से 8 आएगा। तो यहाँ आपका क्या वैल्यू आ रहा है, ये हाफ जो सामने लिखे थे वो तो वैसे ही हैं, इनको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 mv स्क्वायर आया, इतना हुआ। नाउ इनका रेशियो निकालना है आपको दोनों काइनेटिक एनर्जीज़ का, यानी कि फर्स्ट वाले को डिवाइड करेंगे सेकेंड वाले से, यही रेशियो निकालेंगे फर्स्ट इज टू सेकेंड का 1:2 का। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका फर्स्ट वाले में, आप देखो हाफ 8 mv स्क्वायर है तो वो लिख दिए, यहाँ पे है हाफ mv स्क्वायर तो वो लिख दिए। नाउ ये mv स्क्वायर और हाफ ये जो है वो कॉमन है तो ये कटर हो जाएगा, सिर्फ आपका 8 बच जाएगा यहाँ से और यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। तो 8/1 बचा, यानी कि रेशियो क्या आया 8:2 का। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज नेसेसरी एक्सप्लेन। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका कंजर्वेशन नेसेसरी है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, ऑयल या फिर नेचुरल गैस, ये सारे लिमिटेड होते हैं, इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। नाउ देयर एक्सेसिव यूज़ लीड्स टू डिप्लीशन एंड पोल्यूशन। तो अगर बहुत ज़्यादा इनको यूज़ करेंगे तो ये डिप्लीट भी हो जाएंगे प्लस पोल्यूशन भी कॉज करेंगे। नाउ कंजर्व करेंगे अगर इनको, तो कंजर्व करना ज़रूरी है टू इंश्योर फ्यूचर एनर्जी नीड्स, क्योंकि इनका बार बार बनना टाइम लगता है बहुत ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद अगर कंटिन्यूसली आप इसका यूज़ कर रहे हो तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए इनको कंजर्व करना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में जब इनका ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे वो रहें। साथ ही में इनको कंजर्व करने से एयर पोल्यूशन कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग को भी ये स्लो डाउन करेगा। उसके अलावा ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड पावर, और इनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगा और फ्यूल जो है वो एफिशिएंटली भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब व्हीकल्स ऐसे यूज़ करो जो कि फ्यूल एफिशिएंट है, इसके वजह से भी हेल्प मिलेगा आपको। इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको कंजर्व करने से हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और सस्टेनेबल फ्यूचर जो है वो इंश्योर करते हैं हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो ये हो गया फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करने का नेसेसिटी। देन आते हैं 15th क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछ रहा है एक्सप्लेन कोलोइड्स विथ एग्जाम्पल। आपको कोलोइड्स को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। तो जो कोलोइड है वो क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर वेयर टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट अनदर विदाउट सेटलिंग डाउन। तो कोलोइड क्या होता है, ये मिक्सचर है टाइनी पार्टिकल्स का, जहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स किसके, तो दो डिफरेंट सब्सटेंस के, जहाँ पे एक सब्सटेंस जो है वो इवनली स्प्रेड रहता है बिना सेटल हुए। तो आपस में दो चीज़ें यहाँ पे मिक्स हो रही हैं इस तरीके से कि वो सेटल ना हो, मतलब आपको बाउंड्री ऑफ सेपरेशन यहाँ भी नहीं दिखेगा जैसे सॉल्यूशन में नहीं दिखता है। लेकिन सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनस मिक्सचर है, कोलोइड जो है वो भी एक टाइप ऑफ मिक्सचर ही है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा कि सिर्फ एक सब्सटेंस या फिर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में जाकर के गुम हो गया है, कंप्लीटली वहाँ पे वो डिसॉल्व नहीं होता है। ना ये जो पार्टिकल्स हैं ये लार्जर होते हैं सॉल्यूशन के कंपैरिजन में और स्मॉल होते हैं सस्पेंशन के कंपैरिजन में। इनका साइज़ रेंज होता है 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक। ये जो कोलॉइड्स हैं वो यूनिफॉर्म दिखते हैं लेकिन लाइट को स्कैटर करने का प्रॉपर्टी रखते हैं जिसको बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट।
एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क आपको देखने में नहीं लगेगा कि उसमें डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो मिक्स्ड हैं, क्योंकि सारे पार्टिकल्स आपस में इतने अच्छे से घुले हुए रहते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मिल्क जो है वो एक्चुअल में कोलोइड है, फैट और प्रोटीन का वाटर में। तो वाटर में फैट और प्रोटीन इस तरीके से मिक्स्ड रहते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है कि उनमें ये चीज़ें हैं, मतलब सेपरेट आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फॉग। फॉग जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड रहते हैं एयर में, तो ये भी एक कोलोइड है। इंक, ये भी एक कोलोइड है, जब डाई पार्टिकल्स को वाटर में हम लोग डिसॉल्व करते हैं। अब इंक के पार्टिकल्स हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, या आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो कि अगर आप किसी चॉक को डिप करोगे ना इंक में, उसके बाद जब आप उसको ब्रेक करोगे तो चॉक का में ब्लू कलर जो है वो बाहर की तरफ रहेगा और अंदर का एरिया वाइट रह जाता है, क्योंकि जो डाई पार्टिकल्स थे वो पेनिट्रेट करके अंदर तक नहीं गए चॉक के, उसके ऊपर रह गए, और वहीं वाटर वाटर जो था वो अंदर चला गया। तो इस वजह से जो इंक है वो कोलोइड है, यहाँ से आप सेपरेट भी कर सकते हो। नाउ ये जो कोलोइड्स होते हैं वो टू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक होता है लायोफोबिक और एक होता है लायोफिलिक। लायो वर्ड यहाँ पे बता रहा है लिक्विड को, और फोबिक बता रहा है यहाँ पे वर्ड जब आप किसी चीज़ से रिपल्शन कर रहे हो, और फिलिक होता है जब अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब सीकिंग बोल सकते हैं, जो उसको सीक कर रहा हो। तो वो सारे कोलोइड्स जो कि वाटर में या फिर डिस्पर्सिंग मीडियम जो भी है, लायो वर्ड यूज़ किया मतलब लिक्विड के लिए, तो जो भी लिक्विड है जिसको डिस्पर्सिंग मीडियम बोलेंगे, और जो उसमें जाके गुम जाता है उसको डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्पर्सिंग मीडियम है उसके साथ में जो डिस्पर्स्ड फेस है उसका अट्रैक्शन या तो कम है या नहीं है, तो लायोफोबिक हो जाएगा। लेकिन लायोफिलिक जब बोलेंगे तो उसका अट्रैक्शन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो गया आपके कोलोइड्स वाला क्वेश्चन। देन आते हैं, अच्छा इसमें थोड़ा सा बचा है। कोलोइड्स जो हैं वो वाइडली यूज़ किए जाते हैं फूड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, जैसे कि पेंट और डिटर्जेंट्स में। और इनका जो स्टेबिलिटी है ना वो ही इनको एसेंशियल बनाता है हमारे डेली लाइफ में। नाउ इंटरनल ऑप्शन जो यहाँ दिया है, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज़ अ मास नंबर ऑफ 23 एंड एन एटॉमिक नंबर ऑफ 11, शो द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एटम बाय ड्राइंग अ लाइन। तो आपको क्या करना है, एक एलिमेंट दिया हुआ है जिसका मास नंबर 23 और एटॉमिक नंबर 11 है, तो आपको इसका लाइन डायग्राम बनाना है। अब जो इतना इन्फॉर्मेशन दिया है उससे इसका डायग्राम बना सकते हैं हम लोग। फर्स्ट थिंग क्या दिया है, हम लोग को पता है एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के, सब चीज़ें सेम हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ है 11। देन मास नंबर जो है वो इक्वल होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के, और मास नंबर दिया है 23। तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि हम लोग को एटॉमिक नंबर पता है और मास नंबर पता है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करने से। तो वही करेंगे हम लोग, मास नंबर 23 माइनस एटॉमिक नंबर 11, तो वैल्यू आ रहा है 12। अब हम लोग को पता चल गया नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो ये जो एलिमेंट है वो क्या है, सोडियम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 जो है वो सोडियम का होता है। सोडियम के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो आएगा 281। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बहुत ही डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। नाउ अब इन्हीं सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हमको मिले हैं, जितना आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स बोल लो और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ये तीनों चीज़ें अब मिल गई हैं, तो इन्हीं को ही हम लोगों को क्या करना है, शेल्स में, सर्कुलर शेल्स में बना कर के लगाना है, और वही इसका लाइन डायग्राम होगा। तो ये हो गया न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। उसके बाद ये इसका फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं, फर्स्ट इसका ऑर्बिटल हो जाएगा जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसा कि हम लोग यहाँ लिखे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। के बाद ये एल शेल है जहाँ पे हम लोग लिखे हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड उसके बाद में एल के बाद ये एम वाला शेल हो गया, इसमें आप लिखे हो 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। यही होता है इसका लाइन डायग्राम, तो ईजी रहेगा, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16th क्वेश्चन में। यहाँ पे उससे आपसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काइनेटिक एनर्जी, एस्टैब्लिश द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो आप काइनेटिक एनर्जी से क्या समझ रहे हो, और आपको फॉर्मूला बनाना है फॉर काइनेटिक एनर्जी फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए बनाना है। तो पहली चीज़, काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो इट इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी चीज़ जब मूव करती है तब उसमें जो एनर्जी रहता है वो एनर्जी हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी है। रुका हुआ रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का ये डेफिनेशन हो गया। नाउ आपको फॉर्मूला एस्टैब्लिश करना है काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट लें जिसके पास में काइनेटिक एनर्जी है, वो डिपेंड करेगा उसके मास पे। मास को आप एन से डिनोट कर दो, और वेलोसिटी पे वेलोसिटी को आप वी से डिनोट करते हो। जितना फास्ट वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा
और जितना ज़्यादा वो हैवी होगा उतना ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी रहता है। तो याद रखना, मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। जितना ज़्यादा मास या फिर जितना हैवी वो ऑब्जेक्ट है, और दूसरी चीज़ कितना फास्ट वो मूव करता है, दोनों के साथ ही काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगा। नाउ फॉर्मूला स्टैब्लिश करने के लिए कंसिडर करो एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। जब हम लोग उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स का वैल्यू f दिया है, कांस्टेंट फोर्स है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो जाता है बाई ए डिस्टेंस s। नाउ वर्क जो यहाँ पे हुआ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि आप फोर्स लगाए और वो डिस्प्लेस हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे वर्क हुआ है, तो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, जो हम लोग फोर्स लगाए वो मल्टीप्लाइड बाई जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है वो। नाउ अगर एक्सेलरेशन अगर हम उस बॉडी में क्रिएट करें और उसको ए से डिनोट किए हैं, तो मतलब जो हम लोग फोर्स लगाए थे उसकी वजह से एक्सेलरेट हुआ बॉडी, तो ए उसका एक्सेलरेशन हो गया। इनिशियल वेलोसिटी यू ले लो और फाइनल वेलोसिटी वी ले लो, और डिस्प्लेसमेंट को एस से ही डिनोट करेंगे। उस केस में ये रिलेशनशिप आपको पता ही है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसमें हम लोग को s के टर्म्स में इसको लिखना है, तो शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो s विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग f इज इक्वल टू ma, ये आपका थर्ड लॉ हो गया। अब आपको क्या करना है, मतलब थर्ड इक्वेशन हो गया, आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को उठा के इक्वेशन 1 में रखना है। यानी कि W का वैल्यू तो हम लोग निकालेंगे F का वैल्यू इक्वेशन 3 से, यानी कि MA यहाँ पे रखेंगे, और S का वैल्यू जो कि ये दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अब इससे क्या इक्वेशन बनेगा, सो W विल बी इक्वल टू MA, जो कि आपका F का वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, जो कि S का वैल्यू है। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आपको दिख रहा है यहाँ पे 2a है, यहाँ a है, तो वो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक सिंगल a बचेगा। और यहाँ क्या करेंगे, आप इस 2 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो हाफ आ जाएगा, कॉमन लेना है आपको, हाफ आ जाएगा, m यहीं रखेंगे और इनको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिए हैं। इतना वैल्यू हुआ। अब क्योंकि ये जो बॉडी है वो स्टार्ट हुआ था रेस्ट पोजीशन से, दैट मीन्स यू का वैल्यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर इनिशियल वैल्यू यू का वैल्यू अगर ज़ीरो ले लिए हैं, दैट सिंपली मीन्स कि डब्ल्यू किसके इक्वल हो गया। अब क्या बचा है यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वही लिखे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। देन सपोज कि जो वर्क हम लोग किए थे, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है वही तो वर्क के इक्वल इक्वल होगा ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, जितना वर्क हम लोग किए, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन, और यहाँ पे वर्क करने से ही तो मोशन वहाँ पे क्रिएट हुआ था, तो वर्क डन जो है वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है रेस्ट पोजीशन से और उसके बाद एक वर्क होता है उस पर और वो वर्क इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के, तब हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बॉडी m मूविंग विद द वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि जो वर्क का वैल्यू था वही इसका वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया है आपको, प्रूव दैट अ मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। साउंड के ट्रांसमिशन के लिए एक मीडियम नेसेसरी है, ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये आप लेसन में पढ़े थे कि एक बेल जार लेना है और वहाँ आपको क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है कि जो साउंड है वो रिक्वायर्ड रहता है उसके लिए एक मीडियम, उसके ट्रैवल होने के लिए। क्या करेंगे, पहले एक इलेक्ट्रिक बेल लेंगे और उसको इस ग्लास बेल जार के अंदर डाल देंगे, जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है। फिगर को ऐसे ही बनाना कि आप उसके हर एक पार्ट को मेंशन भी करो, जो भी है लेबल करो, और साथ में नीचे मेंशन करो कि आप किस चीज़ का फिगर बनाए हो। देन आपको क्या करना है, एक बेल जो है वो हंग किए थे जो इसके अंदर बेल जार के अंदर, उसको कनेक्ट करना है वैक्यूम पंप से। जब हम लोग प्रेस करेंगे स्विच को, बेल का जो स्विच है उसको जैसे ऑन करेंगे तो क्या होगा, साउंड आपको सुनाई देगा। नाउ इसके अंदर का जो एयर है उसको आपको स्लोली पंप आउट कर लेना है वैक्यूम पंप के हेल्प से, और जैसे जैसे आप उसके अंदर से एयर जो है वो पंप आउट करोगे तो जो साउंड है वो लो होते जाएगा। हालांकि आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसके अंदर पास करा रहे हो, लेकिन साउंड जो है वो लो होते जा रहा है। और जब एयर उसके अंदर का जो एयर था वो आप कंप्लीटली पंप आउट कर लिए हो, उस केस में आपको साउंड जो है वो सुनाई नहीं देगा। तो कंक्लूजन क्या मिला आपको, सारी चीज़ें तो आप सेम रखे ना, सिर्फ अंदर का एयर ही तो निकाल दिए थे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो साउंड है उसको ट्रैवल होने के लिए एक मीडियम चाहिए, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं हो सकता है। हमेशा उसको एक मीडियम चाहिए होता है, चाहे वो लिक्विड मीडियम हो, चाहे सॉलिड हो, या फिर गैसियस फॉर्म में हो। तो एयर के एब्सेंस में साउंड आपको सुनाई नहीं दिया, दैट मीन्स वहाँ पे
मीडियम एब्सेंट हो गया इसलिए नहीं सुनाई दिया। तो ये हो गया आपका आंसर। देन आते हैं नेक्स्ट अब 17th क्वेश्चन में। यहाँ आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइनोमियल सिस्टम, व्हाट हाउ आर द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिटन अंडर दिस सिस्टम, गिव टू एग्जांपल्स। पहले बताना है बाइनोमियल सिस्टम क्या है, उसके बाद आपको रूल्स बताने हैं नेमिंग के अंडर दिस सिस्टम, एंड उसके बाद 2 एग्जांपल्स भी देने हैं। तो बाइनोमियल सिस्टम इज़ द साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लिन्नेयस टू अवॉइड कंफ्यूजन कॉज्ड बाय डायरेक्ट लोकल नेम डिफरेंट लोकल नेम्स। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नेम से बुलाया जाता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए लिन्नेयस ने एक साइंटिफिक मेथड डेवलप किया फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिजम्स, एंड इसी मेथड को बोलते हैं बाइनोमियल सिस्टम। नाउ ये बाइनोमियल क्यों है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक नेम दिया जाता है जो कि 2 वर्ड से मिलके बना हुआ होता है। बाई मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स नेम। तो एक नेम जो कि 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट होता है जेनेरिक नेम और सेकेंड होता है स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम मीन्स जो फर्स्ट वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है उस ऑर्गेनिज्म के जीनस को, जो कि हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। स्पेसिफिक नेम जो है वो सेकंड वर्ड है, वो रिप्रेजेंट करता है उसके स्पीशीज़ को, और ये स्टार्ट होता है हमेशा स्मॉल लेटर से। अब ये जो साइंटिफिक नेम जब भी हम लोग लिखते हैं तो या तो उसको अंडरलाइन करते हैं या फिर उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। अब क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है तो मैं तो इटैलिक्स में लिख सकती हूँ, लेकिन आप जब लिखोगे तो अंडरलाइन करना है। तो फ्रॉक के लिए, अब क्योंकि तो एग्जाम्पल भी पूछा था, तो फ्रॉक का नेम है राना टिग्रीना, एंड लायन के लिए होता है पैंथेरा लियो। तो ये हो गया आपका 17th का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड उसके बाद जो ऑप्शन दिया था ये आपको सैम्पल पेपर फर्स्ट में भी मैं एक्सप्लेन की थी, सेम वही क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वही सारे पॉइंट्स हैं। तो मैं आपको बताई थी, क्योंकि आप अब 9th क्लास में आ गए हो, तो आप एक थर्ड कॉलम भी बनाओ जहाँ पे हम लोग कैरेक्टर्स लिखेंगे, जिनके बेसिस पे हम लोग जो भी टॉपिक मिला है उसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस में प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेकेंड कैरेक्टर है वैक्यूल। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, मतलब एक बड़ा सा वैक्यूल जो कि सेंटर में यूजुअली प्रेजेंट रहता है, लेकिन एनिमल सेल में या तो स्मॉल वैक्यूल होगा या फिर नहीं होगा। देन शेप की अगर बात करें तो प्लांट सेल रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप का होता है, और एनिमल सेल जो है वो राउंड या फिर इरेगुलर शेप का होता है। फोर्थ पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जिसके थ्रू वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। देन है लाइजोसोम्स। तो प्लांट सेल में रेयरली आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल में कॉमन है। एंड उसके बाद एनर्जी स्टोरेज। हालांकि यहाँ 5 पॉइंट्स ही पूछा है, लेकिन मैं 6 इसलिए लिखी हूँ ताकि आप एनी 5 इसमें से अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग याद करो। तो एनर्जी जो है वो प्लांट सेल में स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल सेल में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये हो गए 17 क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, why is it called a polar bond, explain electrovalent bond with simple example। पहले आप इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या है वो बताएंगे, उसके बाद इसको पोलर बॉन्ड क्यों बोलते हैं वो बताएंगे, और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कोवेलेंट मतलब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को विथ सिंपल एग्जांपल। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जिसको कि आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, वो फॉर्म होता है जब कोई भी एक एटम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करे दूसरे एटम को, जिसके वजह से यहाँ पे अपोजिट चार्ज जो है वो क्रिएट होता है, और यही अपोजिट चार्ज जो है वो इनको अट्रैक्ट करके रखता है बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यूजुअली ये आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में देखने के लिए मिलेगा। नाउ इस इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को पोलर बॉन्ड भी इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे जो दो एटम्स आपस में अटैच हुए हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब ये यूजुअली क्यों कॉज हो रहा है, क्योंकि अनइक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है यहाँ पास। किसी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव रहेगा, और जिसके पास कम है वो पॉजिटिव। तो जिसकी वजह से एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक एटम पे और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो दिखता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है, तो एग्जाम्पल ले लो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड जब बनता है वहाँ पे सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है, लूज़ करता है अपने आउटर मोस्ट शेल से, जिसके वजह से उसको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है और वो फॉर्म कर देता है Na+। सोडियम के पास में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 10 हो जाएगा, जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन का है। 11 के लिए आप कैसे लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, एंड आपको पता है स्टेबल कैसे होगा, अगर 28 है
तब ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो वो डोनेट किया, तो Na+ बना। वैसे ही क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम लोग लिखते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके लिए लिखोगे 287। अब इसके पास 7 है, ये एक गेन करेगा तब उस केस में ये स्टेबल हो सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बनाता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। नाउ ये दोनों क्योंकि अपोजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो ये क्या करेंगे, आपस में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। दो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं Na+ और Cl-। तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे यहाँ पे एक दूसरे से और फॉर्म करेंगे आयोनिक बॉन्ड। दस सोडियम क्लोराइड जो फॉर्म हो रहा है वो एक इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड से हेल्ड रहता है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, शो द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल और एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी के बेसिस पे आपको सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन बताना है, कोवैलेंट बॉन्ड्स ना। अब क्योंकि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है वो देख लिए, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट जो दिया था। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या है पहले वो देखते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं आपस में, या एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, जिसकी वजह से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलता है। हर एक एलिमेंट का एक ही मोटिव रहता है कि उसको स्टेबल होना है, तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हो, चाहे वो एक्सेप्ट करके हो, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके हो। तो डोनेट या एक्सेप्ट करने से तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा था, लेकिन जब शेयर करते हैं ना तब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करे, एक, दो या तीन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो शेयर करते हैं ना। वो जितने नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही बॉन्ड वो फॉर्म करते हैं। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो डबल बॉन्ड बनेगा, एंड तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यूजुअली इतने ही बॉन्ड्स बनते हैं, तीन से ज़्यादा बॉन्ड आपको नहीं दिखेगा। नाउ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखते हैं पहले। तो फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हम लोग एग्जांपल समझ सकते हैं इसका। तो हर एक हाइड्रोजन एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑब्वियसली आपको पता ही है कि फर्स्ट शेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं मैक्सिमम। तो स्टेबल होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एक है और एक और उसको चाहिए। दैट सिंपली मीन्स कि वो क्या करेगा, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो एक हाइड्रोजन का सिंगल इलेक्ट्रॉन, दूसरे का भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, आपस में दोनों शेयर करके सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। देन आते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन का एक एटम जिसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में, जिसको कि हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप 2 6। आपको पता है अब इस 6 को क्या करना पड़ेगा, 8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स का इसके पास डेफिशिएंसी है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक ऑक्सीजन एटम जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ में कंबाइन होगा। ये दोनों आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। देन आते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड पे। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन से हम लोग देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन एटम के पास में वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 7, तो हम लोग लिखेंगे 2 5। तो यहाँ अगर आप देखोगे 5 है, अब इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, तब जा कर के क्या होगा, ये 8 हो जाएगा यहाँ आउटर वाले में, और जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो शेयर करेगा। फर्स्ट नाइट्रोजन एटम का 5 और सेकेंड का 5, ये लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में यहाँ पे शेयर करते हैं, जिसकी वजह से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका सैम्पल पेपर 2 का एक्सप्लेनेशन। अब अगर आप मैथ्स या फिर साइंस के सैम्पल पेपर 1 2 या फिर 3 किसी का भी वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर लेसन का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, तो मैथ्स और साइंस दोनों का प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। Thanks for watching, and please do subscribe if you are new to our channel, and if you have any queries then feel free to drop a comment. Thank you.